हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन +1 केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन? व्हेन अ स्मॉल आयन क्रिएट डिस्टोर्शन इन अनदर आयन। एक आयन किसी दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। सिंपली व्हेन एन आयन, these are simple ions, cation and anion. When an ion cause distortion in the electron cloud, this is the nucleus. जब एक आयन दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर देता है, इसका शेप देखो, पहले स्फेरिकल था फिर चेंज हो गया, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। कैटायन के पास पावर होती है अनायन को डिस्टोर्ट करने की, आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की। सो कैटायन हैव पोलराइजिंग पावर। सो पोलराइजिंग पावर को अगर आप डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? द पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट मतलब डिफॉर्म करना, चेंज करना, मतलब जो पहले उसकी एक्चुअल शेप थी उसको बदल देना। So the power of cation to distort the electron cloud of an ion is known as polarizing power. कैसे लिखेंगे हम इसको? Power of cation to deform the electron cloud of an ion. अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीफॉर्म करने वाली पावर को हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर। और अनायन का डीफॉर्म हो जाना कहलाता है पोलराइजेबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है, अनायन का डीफॉर्म हो जाना, एक्सटेंट या टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्मेशन। अनायन की जो टेंडेंसी है डीफॉर्म होने की उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, और कैटायन की जो टेंडेंसी है डीफॉर्म करने की उसको हम कहेंगे पोलराइजिंग पावर। क्लियर है दोनों टर्म्स? वन इज पोलराइजिंग पावर, अनदर इज पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, जो पोलराइजिंग पावर है कैटायन की उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद दिस सिंबल, एंड द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी आयोनिक चार्ज जितना भी है डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। पोलराइजिंग पावर कैटायन की हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? आयनिक चार्ज को रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करके। सेकेंड वन, हम पोलराइजेशन में मेन पढ़ते हैं फजान्स रूल। वी डिस्कस अबाउट फजान्स रूल एंड दिस रूल टेल्स अस अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर. This rule tells us about the covalent character of ionic bonds. Covalent character of ionic bonds. अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालना। आज हम देखेंगे कि किसी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है और उसमें हेल्प करेगा हमें फजान्स रूल। फजान्स रूल्स इज बेस्ड अपॉन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? एक आयन का दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप को बदल देना इज पोलराइजेशन। कैटायन की कितनी पावर है अनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करने की, उसको कहेंगे पोलराइजिंग पावर। एक अनायन की कितनी टेंडेंसी है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करवाने की, उसको कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। कैटायन की जो पोलराइजिंग पावर है उसको हम साइज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द फॉर्मूला इज आयोनिक रेडियस बाय आयोनिक चार्ज बाय रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट वन, फजान रूल्स के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, एंड द पॉइंट्स आर रिलेटेड विद कैटायन एंड अनायन। ऑब्वियसली फजान रूल क्या करता है? फजान रूल हमें कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है। सो द फर्स्ट रूल ऑफ फजान रूल इज charge of cation.
रूल क्या है हमारे पास, कैटायन का चार्ज, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना उतनी ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा हम बोलेंगे कि कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। चार्ज इज हाई, अगर चार्ज ज़्यादा है पोलराइजिंग पावर इज हाई, उतनी ही उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस Mg+2 और एल्यूमिनियम +3, तो जिस पे जितना ज़्यादा चार्ज उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि NaCl जो है उसमें कम कोवलेंट कैरेक्टर है इन कंपैरिजन टू MgCl2, और AlCl3 जो बॉन्ड है ना उसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में। और पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, कैटायन का साइज, कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। सिंपल सी बात है, कोई जितनी ज़्यादा प्लस में, किसी के पास जितनी ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी वो उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। कैटायन पे प्लस चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कमी, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड वन इज साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अब किसी कैटायन पे अगर चार्ज ज़्यादा है, हमें पता है कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है, फिर न्यूट्रल और फिर लास्ट अनायन का सबसे बड़ा, कैटायन का सबसे छोटा और अनायन का सबसे बड़ा साइज होता है। तो साइज ऑफ कैटायन, अगर कैटायन का साइज स्मॉल है तो उसकी पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा रहेगी। साइज स्मॉल, अगर साइज स्मॉल है तो पोलराइजेशन पावर हाई। क्लियर, साइज अगर स्मॉल है तो पोलराइजेशन पावर हाई रहेगी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो बेरिलियम के कंपाउंड्स है ना, शोज मोर कोवलेंट कैरेक्टर, shows more covalent character than the compounds of its own family, than the compounds of rest family, मतलब रेस्ट फैमिली मेंबर्स, उसी के फैमिली मेंबर्स के जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनके कंपैरिजन में बेरिलियम के कंपाउंड्स जो हैं या बेरिलियम के कंपाउंड्स के बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा है, साइज छोटा रहेगा तो पोलराइजेशन पावर भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्लियर है ये? थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन। सो अनायन का साइज जितना ज्यादा रहेगा ना उसकी पोलराइजेबिलिटी ही उतनी ज्यादा रहेगी। साइज ऑफ अनायन, साइज ऑफ अनायन इज लार्ज, इट्स पॉसिबिलिटी टू पोलराइज, इट्स पॉसिबिलिटी टू पोलराइज इज ऑल्सो लार्ज। मतलब अनायन का साइज बड़ा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कैटायन का साइज छोटा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। चार्ज दोनों पे ज्यादा होना चाहिए, कैटायन पे भी और अनायन पे भी। इसका एक एग्जांपल देखो कि अनायन का साइज अगर बड़ा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है पोलराइज होने की, वो कैसे ज्यादा है। लेट्स मेक द कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन फैमिली विद कैल्शियम, CaF2, CaCl2, CaBr2 एंड CaI2। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इन चारों में से सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किस कंपाउंड में रहेगा, तो कैटायन तो सेम है सभी में, यहाँ पे अनायन है F नेगेटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, यहाँ पे Br नेगेटिव और यहाँ I नेगेटिव। तो I नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट साइज। और अनायन का साइज जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी, और जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतना ही ज्यादा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर। क्लियर है? कैटायन छोटा होना चाहिए, अनायन बड़ा होना चाहिए, चार्ज दोनों पे ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ फजान्स रूल के पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक
fourth point, electronic configuration. सिंपली अगर हम बोले तो आयंस with pseudo inert gas configuration shows more polarizing power than having inert gas configuration. सिंपल उन्होंने कहा आयंस जिनका साइज बराबर हो और चार्ज बराबर हो तो हम उनकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. अगर कॉन्फ़िगरेशन शूडो है ना, मतलब जो नोबल गैस नहीं है, वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर शो करेगा. जैसे एक एग्जांपल लिखिए इसका, CuCl और NaCl, कॉपर पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव. कॉपर 29 पॉजिटिव होते 28 हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2818 और यहाँ पे 28. सो CuCl जो है वो ज़्यादा कोवलेंट है. CuCl इज मोर कोवलेंट. तो ये चीज़ आपको भी याद रखनी है. जितना ज़्यादा अगर इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है आपका आयन तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. आपका कैटायन छोटा है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. आपका अनायन बड़ा है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. आपके अनायन पे चार्ज ज़्यादा है, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा. आपकी कैटायन पे चार्ज ज़्यादा है तो भी आपका कोवलेंट कैरेक्टर बॉन्ड में ज़्यादा रहेगा. दिस इज़ ऑल अबाउट फजान्स रूल. नोट करो, फिर आगे डिस्कस करेंगे. उसके बाद आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होते हैं. एक्सप्लेन करते हैं कैसे. लिखिए इस पॉइंट को. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, फजान रूल किसकी बात करता है? कोवलेंट कैरेक्टर की. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज electrovalent compounds which have high value of polarization are less soluble in water. अब हमें पता है वाटर का नेचर कैसा है, आयोनिक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. अब आयोनिक चीज, आयोनिक सॉल्वेंट तो आयोनिक कंपाउंड्स को डिजॉल्व करेगा. और हम स्टेटमेंट में क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जिनकी पोलराइजेशन वैल्यू हाई है, इसका मतलब उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है. तो कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा आ गया किसी कंपाउंड में तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्लियर है ये पॉइंट? लिखिए. नेक्स्ट अगर हम इसको एक ब्रीफ में लिखें तो टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हो, कैटायन का साइज बढ़ता है. कैटायन का साइज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज. टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है. एवरीवन नोज नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ेगा. साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी. सेकेंड, लेफ्ट टू राइट, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज डिक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर बढ़ेगी. पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन बाय कैटायन डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारे अनायन का साइज भी तो छोटा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट, पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन बाय कैटायन इंक्रीज टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम अनायन का साइज बढ़ेगा. अनायन का साइज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी. लिखिए इन पॉइंट्स को.
क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, कोवलेंट कैरेक्टर भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, ये भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, बट मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट फॉर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज। अपवर्ड डायरेक्शन के एरो का मतलब होता है इंक्रीज, डाउनवर्ड डायरेक्शन के एरो का मतलब है डिक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलराइजेशन, नोट करो, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। Next concept we are going to discuss is hydrogen bonding. After polarization हम पढ़ेंगे hydrogen bonding के बारे में। We discuss about hydrogen bonding, एक सिंपल और बहुत अच्छा कंसेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी कौन कौन से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और स्मॉल साइज होना चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। जो एलिमेंट है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और उसका साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डैश से रिप्रेजेंट किया, 1 2 3, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। एक हाइड्रोजन बॉन्ड को हम 3 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज इंटरमॉलिक्यूलर, another one is intramolecular। एक इंटरमॉलिक्यूलर है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंटर बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दिस वन इज बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, बिटवीन डिफरेंट, बिटवीन सेम। मान लो एक HF है, ये दूसरे HF के साथ कनेक्टेड है, फिर ये तीसरे HF के साथ कनेक्टेड। क्या होता है? दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव, दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। एक और चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डैश से रिप्रेजेंट करें, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में एटलीस्ट 3 एटम्स लीनियर रहते हैं। 3 एटम्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 एटम्स आर लीनियर। देखो 1 2 3 लीनियर, 1 2 3 लीनियर है, 1 2 3 ये भी लीनियर है। इंट्रामॉलिक्यूलर, इन बिटवीन द सिंगल मॉलिक्यूल, देखो OH NO2 1 2 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्या हो रहा है इस कंपाउंड में? एक मॉलिक्यूल था अकेला और उसी के जो एटम्स थे, साइड चेन्स थी, वो आपस में कनेक्ट हो गए, उन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने आपस में मिलके क्लस्टर बनाया है। यहाँ पे क्लस्टर बना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बाउंड हो गया खुद के साथ। तो अगर हम बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर के केस में, तो हम कहेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, boiling point and solubility increase, whereas because of the intramolecular boiling point and solubility decrease। यहाँ पे तो देखो वाटर के साथ इजीली बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इजीली हमारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक कंपाउंड खुद के साथ कंप्लीटली बाउंड हो गया, अब वो किसी दूसरी स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो वो सॉल्यूबल भी नहीं होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस है। लिखिए इसको। उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो मियरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिखिए इसको, नोट कीजिए। इंटर डिफरेंट के बीच में, इंट्रा सेम के बीच में, इंटर इन बिटवीन द डिफरेंट एंड इंट्रा इन बिटवीन द सेम। सो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हम उसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड is an electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction, क्योंकि प्लस माइनस ही तो है एक तरीके का। ये बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 10 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ना आपके एलिमेंट की, वैसे वैसे बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? और 3 एटम्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो विदाउट हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वाटर जो है ना हमारा वो एग्जिस्ट एज गैस, एक गैस की तरह एग्जिस्ट करता। वाटर अगर गैस की तरह एग्जिस्ट करता तो क्या आप लाइफ इमेजिन कर सकते हो? पानी नहीं होता पीने के लिए तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इनके बीच में होती है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ती रहती है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं होता तो पानी जो है वो गैस की तरह एग्जिस्ट करता, वाटर की तरह एग्जिस्ट नहीं करता। इफ वी टॉक्ड अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहली कंसिक्वेंस तो इसकी यही है, डिसोशिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, थोड़ा वियर्ड तरीके से डिसोशिएट हुए, एनामेलस बिहेवियर हुआ। लाइक HF जो था वो डिसोशिएट होके क्या बनाना चाहिए था, H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव, बट यहाँ पे HF जब डिसोशिएट हुआ तो बना H पॉजिटिव एंड HF2 नेगेटिव बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। किसकी फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, HF2 नेगेटिव। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों? क्योंकि HF ऐसा है इसकी फैमिली में जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इस आयन की फॉर्मेशन हुई। जब इस आयन की फॉर्मेशन हुई तो यहाँ से कंफर्म हुआ फॉर्मेशन ऑफ KHF2। KHF2 एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द एनामलस बिहेवियर ऑफ दिस इक्वेशन। एक चीज कंफर्म हुई कि KHF2 एग्जिस्ट करता है while KHCl2 या KHBr2 does not exist। KHCl2 और KHBr2 exist ही नहीं करते। Is this thing clear? क्लियर है ये बात? सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कॉन्सिक्वेंसेस की, तो पहला ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि KHF2 क्यों एग्जिस्ट करता है। क्योंकि HF आयन जब डिसोशिएट हुआ तो उसने HF2 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से इसकी प्रेजेंस कंफर्म हुई। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज एसोसिएशन। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएट होके हाई मॉलिक्यूलर मास शो करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। Second consequence is association. Some molecules exist in form of dimer. डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे इथेनोइक एसिड, HCOH,
फॉर्मिक एसिड लिखा मैंने, अगर डायमर इथेनोइक लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो CH, ये इथेनोइक एसिड। इन द अनदर हैंड अनदर मॉलिक्यूल 1 2 3 एंड 1 2 3, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं डाइमर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर्स बनते हैं, डाइमर्स बनने की वजह से मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। बट हमारे 3 मॉलिक्यूल हैं जो एनामेलस बिहेवियर शो करते हैं, हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज ऑफ, किस वजह से, क्योंकि तीनों ही क्या बनाते हैं, ऑल द 3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड द फोर्थ consequences is unique property of ice. ये कैसा कंसेप्ट है जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ाते हैं आपको। आइस सॉलिड है फिर भी वो पानी पे फ्लोट करती है, तो उसका रीजन क्या है। फर्स्ट वन, आइस फ्लोट ओवर वाटर। इस पॉइंट को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होने लगते हैं ना, ठंडे होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, they form kind of हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर बनता है और बीच में केज लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर। कब बनता है ये केज लाइक स्ट्रक्चर, देखो जब पानी के मॉलिक्यूल कंडेंस होने लगते हैं ना आपस में, तो इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बन के बीच में खाली जगह रह जाती है, जिस खाली स्पेस के अंदर, वैकेंट स्पेस के अंदर एयर फिल्ड होती है और आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इज दिस पॉइंट इज क्लियर। जब पानी के मॉलिक्यूल्स फ्रीज होने लगते हैं तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देयर इज अ वैकेंट स्पेस बिटवीन द एटम्स। इन दैट वैकेंट स्पेस एयर इज फिल्ड and ice floats over water. The second unique property of ice is, या water बोल सकते हैं हम, maximum density होती है water की 4 डिग्री सेल्सियस पे। The second point is maximum density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। सिंपली अगर हम बात करें तो जब आइस बनी तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बाउंडेड, गैप है इनके बीच में। जब आपने उसको हीट करना शुरू किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हुए और वाटर मॉलिक्यूल्स पास आए। अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस दीज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट सम एनर्जी एंड सेपरेट आउट, तो वापस से क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम होने लग जाएगी। सो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कब होती है, अराउंड एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, लिखिए इसको। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कंपाउंड्स की हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन को, हाई वॉलेटिलिटी को या विस्कोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो विस्कस हो जाएगा लिक्विड, स्ट्रेंथ बढ़ गई ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, जितनी ज़्यादा विस्कस होगा उतना उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो दीज आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, हाई विस्कोसिटी लास्ट पॉइंट इज हाई विस्कोसिटी या लो वॉलेटिलिटी और हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं जो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ तक पढ़ के आइए, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।